हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाला था और जिसके लिए एग्ज़ाम के द्वारा बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होनी थी और इसको लेकर कई बार एग्ज़ाम का डेट निकाला गया, किंतु अपरिहार्य कारणों से यह एग्ज़ाम के डेट को परिवर्तित कर दिया गया और अभी वर्तमान में जो स्थिति है इसके अनुसार 18 दिसंबर को यह तिथि निर्धारित है। और इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास केवल 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी तैयारी को तेज करें और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। आप जानते ही हैं कि जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई थी उसमें 5,421 पद में से केवल 421 ही क्वालिफाई कर पाए थे। तो इस तरह से प्रधानाध्यापक यानी जो हाई स्कूल के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया था कि प्रधान शिक्षक के सिलेबस को सिंप्लीफाइड किया जाएगा, सरलीकृत किया जाएगा और उसमें जो ठीक से निर्धारित नहीं है जो तत्व, उनको सही से निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग नया सिलेबस को लाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार प्रधान शिक्षक का जो नया पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस है, उसमें पहले के सिलेबस से क्या क्या बदलाव किया गया है और साथ साथ यह भी देखेंगे कि जो लोग अब तक पुराने सिलेबस से ही पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको अभी नए सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे उनको क्या नुकसान हो सकता है या उन्हें क्या कोई फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ इसमें नया देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नया सिलेबस जो है वो बनाया गया है और इसमें भी पहले की भांति 2 पार्ट होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 75 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा जिसमें सामान्य अध्ययन होगा और सेक्शन बी में भी डीएलएड से संबंधित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे। अभी तक जो पुराना आप देख रहे थे जनरल स्टडीज का सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, उसमें आपको सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार द्वारा निभाई गई भूमिका, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण था। यानी इस सिलेबस तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है कि आपको सामान्य विज्ञान में किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किस स्टैंडर्ड तक का पढ़ना है। उसी तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है वो इसमें नहीं है। इसमें भी राष्ट्रीय और बिहार का आंदोलन दोनों इसमें शामिल कर लिया गया था। तो इस तरह से यह काफ़ी डिटेल सिलेबस था, वास्ट सिलेबस था। इसी को सरलीकृत करके एक नया सिलेबस बनाया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता के स्थान पर अब आपको प्रारंभिक गणित अप टू 8 स्टैंडर्ड, यानी कि अब जो सिलेबस है उसमें केवल यह निर्धारित कर दिया गया कि 8वें स्तर का ही गणित पूछा जाएगा। और इसके अलावा इसमें नए सिलेबस में मानसिक क्षमता का चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से केवल गणित जो है वो 20 अंक के, आप यहाँ देख सकते हैं पुराने सिलेबस में किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो निर्धारित नहीं था। जैसे विज्ञान के प्रश्न कितने भी हो सकते थे या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी पहले वो बोर्ड निर्धारित करता कि वो किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन लाएगा, लेकिन नए सिलेबस में उन सारी चीज़ों को निर्धारित कर दिया गया है। तो इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आप अपना तैयारी अंक के आधार पर, कि जैसे ज़्यादा जो अंक के क्वेश्चन हैं या ज़्यादा सेक्शन, जिस सेक्शन से ज़्यादा अंक आने वाले हैं उसकी तैयारी आप ज़्यादा बेहतर से करें। तो आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में या प्रारंभिक गणित में आपको देखेंगे कि 8वें स्तर का यानी 8वीं कक्षा तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संख्या पद्धति, लघुत्तम महत्तम, दशमलव भिन्न संख्या, साधारण ब्याज, सरलीकरण, एकीकरण का नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, बीजगणित, इन सब पर आधारित जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 नंबर के होंगे। यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मैथ्स जो है वो 20 नंबर का होगा और वो 8 क्लास का पूछा जाएगा।
उसी तरह से आपका जो जनरल साइंस होगा, सामान्य विज्ञान, वो भी 8वीं कक्षा के स्तर का होगा और उसमें भौतिक यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर आधारित जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप 8 क्लास तक की तैयारी करें, 8 क्लास तक का साइंस, मैथ इसको ज़रूर पढ़ ले। इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स है वो अब नेशनल इम्पोर्टेंस के ही पूछे जाएंगे। जहाँ तक संभव होगा वो राष्ट्रीय स्तर का ही घटना पूछा जाएगा, यानी कि छोटे छोटे जो राज्य लेवल के न्यूज़ हैं उन पर अब फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बजट, इन सब चीज़ों पर फोकस करें और ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 20 नंबर का गणित, 15 नंबर का साइंस, 10 नंबर का करेंट अफेयर्स। इसी तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट फ्रॉम 1857। अब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, इसमें 1857 के से जो घटना हुई वो पूछे जाएंगे, न कि आपको 1600 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको क्लियर हो गया कि 1857 की जो क्रांति हुई उस समय से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय तक का जो बीच का पीरियड है 1947 तक का, उससे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बिहार का जो बजट का स्वरूप है उससे भी क्वेश्चन रहेगा। बिहार का स्थापना, योजना, शिक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे और ये 10 नंबर का होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी जो होगा, ज्योग्राफी आपको 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, यानी 10वीं कक्षा तक के इसमें प्रश्न आएंगे और इसमें प्राकृतिक भूगोल और नागरिक जो है शास्त्र यानी कि संविधान पर आधारित क्वेश्चन दोनों शामिल होंगे, यानी कि आपको भूगोल के अंतर्गत ही पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे प्राकृतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भूगोल का सिलेबस थोड़ा वास्ट अभी भी है, फिर भी आप जो है 10th स्टैंडर्ड तक का ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं या ज्योग्राफी के बुक से तैयारी करते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा और ये 10 नंबर के ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ में यानी कि सामाजिक अध्ययन में भी आपको 10th क्लास तक के ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन, यूरोप के साथ भारत का कैसा संबंध है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ें। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सारे सिलेबस को काफ़ी डिटेल में अब बता दिया गया है कि किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करनी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही तैयारी करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो डीएलएड से संबंधित पाठ्यक्रम है उसमें क्या बदलाव किया गया है। जो लोग भी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को तैयार किया है, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पहले मॉक पेपर को या मॉडल पेपर को सॉल्व करना चाहिए, और अगर आप रेगुलरली मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी करेंट अफेयर्स काफ़ी हद तक खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। तो आपको करेंट अफेयर्स को याद नहीं करना पड़ेगा, तो आप इसको पढ़ने की आदत डालें और रोज़ाना आप करेंट अफेयर्स पढ़ें। ऐसा ना सोचें कि हम एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पूरे करेंट अफेयर्स को याद कर लेंगे। अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके आप प्रतिदिन कुछ न कुछ करेंट अफेयर्स तैयार करें। विषय के अनुसार आप नोट्स तैयार रखें और उसका रिवीजन भी करें। आप केवल ये नहीं कि यूट्यूब चैनल के भरोसे बैठे हैं, आप अपना नोट्स खुद भी तैयार करें। बीपीएससी प्रधान शिक्षक के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने पढ़ाई का शेड्यूल ज़रूर तैयार कर लें ताकि आप सही तरीके से सभी विषयों को पढ़ सकें। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप विषयों की तैयारी कर रहे हैं तो सारे विषय के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराल रखें। ऐसा नहीं कि एक बार बैठे और सारे विषय को आप एक ही साथ तैयारी कर रहे हैं, आप बीच बीच में थोड़ा सा अंतराल रखें ताकि आपको उसकी अच्छी से समझ बन सके। अब चलिए, ये आपने देखा कि किस तरह से गणित के 20 अंक और सामान्य विज्ञान के 15 अंक, करेंट अफेयर्स 10 अंक, इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से 10 अंक, ज्योग्राफी के 10 अंक और सोशल साइंस के 10 अंक, यानी कुल मिलाकर के 75 अंक आए। उसी तरह से आप डीएलएड का जो देखेंगे तो इसमें भी 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें
8 यूनिट हैं, यानी 8 यूनिट से आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहले यूनिट में है बच्चे और बचपन, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा और स्कूल और समाज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा सामान्य अवधारणा, शिक्षा को समझने के लिए विभिन्न आधार, ज्ञान की अवधारणा। यानी पहले यूनिट में आप देखेंगे कि विद्यालय की क्या आवश्यकता है, बाल अधिकार क्या है, उसी तरह से ज्ञान की क्या अवधारणा है, और शिक्षा को समझने के लिए जो विभिन्न दार्शनिकों ने अपने दृष्टिकोण दिए हैं उससे संबंधित प्रश्न आएगा। उसी तरह से दूसरे यूनिट में आप महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, गिदू भाई बजेका का दिवा स्वप्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भूमिका, मारिया मोंटेसरी का द रिसेप्टिव माइंड बुक से सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ना है, ज्योतिबा फुले का हंटर आयोग पर दिया गया जो एक निबंध है वो पढ़ना है आपको। इसी तरह से जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ना है, उनका लेख, जॉन डीवी का शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता है, शिक्षा का शीर्षक लेख है शिक्षा और समाज की बातचीत को रेखांकित करना। तो विभिन्न दार्शनिकों के जो महत्वपूर्ण लेख है वो आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। तीसरे यूनिट में है पाठचर्या और पाठ्यक्रम, या थोड़ा गलत लिखा हुआ है। पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की क्या भूमिका है वो पढ़ना है। बचपन को प्रभावित करने वाले जो अध्यापक सामाजिक कारण है उसके बारे में पढ़ना है। अध्ययन की वृद्धि और विकास अंतर संबंध विधियों को समझना है। यानी तीसरे यूनिट में आप देखते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और करिकुलम के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा में जो बाल केंद्रित पाठचर्या होती है वो क्या है, बचपन को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। और खेल का बच्चों के लिए क्यों ज़रूरत है, व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधि क्या है, एरिक्सन के बारे में खास करके आपको ध्यान रखना है कि उनका सिद्धांत क्या क्या है। और जॉन बॉल्बी का एक नया पॉइंट है वो जोड़ा गया है इसमें, बच्चों के भावनात्मक विकास के पहलू जॉन बॉल्बी के अनुसार, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पियाजे, कोलबर्ग, ये तो आप जानते ही हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। चौथा इकाई आपको ईसीसी की आवश्यकता के बारे में, यानी आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आजकल या क्यों आवश्यक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसका क्या उद्देश्य है, कक्षा में विकासात्मक बाल केंद्रित और समावेशी वातावरण कैसे बनाया जा सकता है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आप देखेंगे। अगला यूनिट हमारा स्कूल की जो संस्कृति है उसकी आलोचनात्मक समझ बनाना है। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल व्यवस्था में बदलाव क्या क्या किया जा सकता है, क्या समावेशी शिक्षा के अनुकूल स्कूल संगठन और प्रबंधन है, और कला एकीकृत शिक्षा यानी कि आप कला के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ने में सहायता कर सकते हैं, और पाठ्यचर्या और सह शैक्षणिक गतिविधि का क्या महत्व है, जैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप 5वें यूनिट में देखेंगे। छठे यूनिट में जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जैसे सीआरसी, बीआरसी, डायट, पीटीईसी, बीएसीबी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। और 7वें यूनिट में है समाज, लिंग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, असमानता, विविधता, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको जागरूकता के रूप में बच्चों को कैसे हम उससे बचा सकते हैं, उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो हमारा यूनिट है वो है विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा, इन सब से संबंध में 2005 और 2008 का जो एनसीएफ और वीसीएफ है उसके अकॉर्डिंग कैसे समझ बना सकते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया टूल का महत्व और सीखने की योजना और अन्य स्कूल के काम के साथ आईसीटी का एकीकरण कैसे किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर हमारा डीएलएड और सामान्य अध्ययन का सिलेबस था, और हमें उम्मीद है कि आप इसको ध्यान में रख कर के ही अपनी तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास समय कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी बनाएं और
जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है उस सबको नोट करते चले, या इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको लग रहा हो उसे ज़रूर ध्यान रखें, उसको नोट कर ले, ताकि लास्ट टाइम में आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकें। साथ ही साथ आप 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़े, उसके लिए आप स्पीडी वगैरह का बुक ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।